कल हमने ये डिस्कस किया था कि इससे पहले कि हम थीरीज पढ़ें, इससे पहले हम ये पर्सपेक्टिव्स पढ़ें, हम ये देखें कि ये पर्सपेक्टिव इवॉल्व कैसे होते हैं, ये पर्सपेक्टिव आए कहाँ से। जब किसी चीज़ की ओरिजिन पे, डेवलपमेंट पे आपकी नज़र हो, आपको उसका पता हो ये डेवलप कहाँ से हुई है, कैसे हुई है, उसकी रूट्स आपको पता हों, तो आप उसको बेहतर तरीके से समझ सकते हो और जज भी कर सकते हो। ठीक है, तो पहली चीज़ हमने ये कही थी कि ये कोई ऑब्जेक्टिव रियलिटीज़ नहीं है, ये थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव्स हैं, और ये थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव्स बेशुमार डेवलपमेंट्स जो होती हैं उनके बीच में ये डेवलप हो रहे होते हैं। और हमने देखा था कैसे वो डेवलपमेंट्स जो हैं वो दुनिया में भी हो रही होती हैं, वो एकेडेमिया में भी हो रही होती हैं, और वो डिसिप्लिन में भी हो रही होती हैं। तो सारी डेवलपमेंट्स मिलके हमारा जो डिसिप्लिन है, हमारी जो थीरीज है, उसको इफेक्ट करती हैं। बेसिकली हमने ये कहा था कि आईआर की जो थीरीज हैं वो स्टेजेस में इवॉल्व हुई हैं। ठीक है, मुख्तलिफ स्टेजेस हमने देखी थी। वो स्टेजेस हमने ऐसे देखी थी कि वो फर्स्ट उसकी डिबेट क्या है, सेकंड डिबेट क्या है, थर्ड डिबेट क्या है। तो फर्स्ट डिबेट हमने कहा था कि फर्स्ट डिबेट स्टार्ट हुई थी रियलिस्ट के और लिबरल्स के बीच में। ठीक, और ये डिबेट जो है 1920s 30s में बल्कि ये स्टार्ट हो गई थी, और वर्ल्ड वार सेकंड के बाद इसका क्लियर विनर रियलिज्म जो है वो आया था। सेकंड मेजर डिबेट हमने कहा था, ये डिबेट इस चीज़ की नहीं थी कि दुनिया को देखने के लिए अच्छी थ्योरी कौन सी है, बल्कि ये इस डिबेट ये थी कि दुनिया को देखने का तरीका कार क्या होना चाहिए। थ्योरी जो मर्जी हो, उस थ्योरी के नीचे मेथडोलॉजी क्या होनी चाहिए। ठीक, जो थर्ड डिबेट थी वो हमने कहा था कि वो जो उस वक्त एस्टेब्लिश ट्रेडिशंस थे, रियलिज्म था, लिबरलिज्म था, और इन दोनों के कुछ नियो वर्जन्स थे। नियो वर्जन्स मतलब वो न्यू वर्जन्स जो इस बिहेवियर रेवोल्यूशन से इंस्पायर होके आए थे। उन सारों के बीच में और फिर मार्क्सिस्ट, नियो मार्क्सिस्ट के बीच में ये डिबेट हुई, जहाँ पे मार्क्सिज्म ने इंटरनेशनल रिलेशंस में नियो मार्क्सिज्म ने अपनी प्लेस बनाई। और फाइनली हमने कहा था कि फोर्थ स्टेज वो है, या फोर्थ डिबेट वो है जो भी चल रही है, जिसमें जितने भी एस्टेब्लिश ट्रेडिशंस हैं जो अभी तक एस्टेब्लिश हो चुके हैं, वो, और उसके बाद कुछ ऐसे ट्रेडिशंस जो अभी पीछे बचते हैं, कुछ वो पर्सपेक्टिव जो भी पीछे बचते हैं, जिनको उस तरह से अप्रिसिएशन नहीं मिली अभी तक, तो वो पर्सपेक्टिव्स वो अब अपनी स्पेस बना रहे हैं, अपनी जगह बना रहे हैं आईआर में आने के लिए। आईआर में आने के लिए मतलब ये कि वो भी अपने पर्सपेक्टिव शेयर कर रहे हैं, दुनिया को देखने का, दुनिया को समझने का, इंटरनेशनल रिलेशंस को। मैं जब दुनिया कह रहा हूँ तो वो इंटरनेशनल रिलेशंस के उस कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूँ, बाकी दुनिया को देखने की और भी पर्सपेक्टिव्स होंगे, लेकिन इंटरनेशनल रिलेशंस के पर्सपेक्टिव में दुनिया को समझने के ये नई अप्रोचेस जो है वो क्या कर रही हैं, कहाँ से आ रही हैं। और इस पर हमने थोड़ी सी, आपका क्वेश्चन आया था कोई पोस्ट मॉडर्निज्म का, उस पर हमने थोड़ी सी जो है वो डिस्कशन की थी। जब हम अल्टरनेटिव थीरीज में जाएंगे, उस वीक में जाएंगे, तब हम शायद डिटेल में देखेंगे पोस्ट मॉडर्निज्म को। हमने कल इतना इंटरटेन नहीं किया था उसे। तो स्टार्ट करते हैं हम, जो सबसे पुराना, सबसे प्रोफाउंड और सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रेडिशन है, ठीक, सबसे इम्पॉर्टेंट थ्योरी है रियलिज्म की। रियलिज्म कहने को, जिस वक्त आप ये यूज करते हो टर्म रियलिज्म की, उस वक्त सिर्फ ये एक पर्सपेक्टिव होता है, लेकिन इसके अंदर काफी सारे सब स्कूल्स हैं। इसकी क्लासिक एग्जांपल ऐसे है कि जिस तरह आप किसी को कहते हो कि वो क्रिश्चियन है या मुस्लिम है, और उसके बाद फिर आगे उनके सब स्कूल्स होते हैं, आगे आपको पूछना पड़ता है कि वो
ऑर्थोडॉक्स है, वो प्रोटेस्टेंट है, वो अगर मुसलमान है तो कौन से वाले से बिलोंग करता है। तो ये एक ब्रॉड लेबल है रियलिज्म। इसके नीचे मुख्तलिफ स्कूल्स एग्जिस्ट करते हैं और हर स्कूल जो है उसके नीचे मुख्तलिफ थीरीज एग्जिस्ट करती हैं। हर स्कूल, हर पर्सपेक्टिव अपनी इलादा थीरी देता है मुख्तलिफ इंटरनेशनल रिलेशंस के कॉन्टेक्स्ट को समझने के लिए। तो ब्रॉडली अगर हम इसे देखना चाहें कि रियलिज्म के अंदर वो कौन सी ब्रॉड 3 स्कूल्स आते हैं। तो ये 3 आपको जो है वो स्कूल ऑफ थॉट्स, सब स्कूल्स रियलिज्म के अंदर आपको मिलेंगे। हमारे पास क्लासिकल रियलिस्ट हैं, हमारे पास नियो रियलिस्ट हैं। इन नियो रियलिस्ट को आप जो है वो स्ट्रक्चरल रियलिस्ट भी कहते हो, ठीक है। इनको साइंटिफिक रियलिस्ट भी कहते हो। अगर आप वो कल वाली जो हमारी डिस्कशन है, जो हमने फेजेस देखे थे, उनको सामने रखें तो आपको नजर आएगा कि ये बिल्कुल क्लासिक, ये वाले जो हैं, ये वाला जो वर्जन है, ये उस सेकंड डिबेट की वजह से बिहेवियरलिज्म से इंस्पायर्ड है, ठीक है। और ये थर्ड आप कह सकते हैं कि कुछ कुछ इस पे जो है वो इम्प्रेशन वो पोस्ट थीरीज का भी है, जो हम अल्टरनेटिव थीरीज की बात कर रहे थे, ठीक है। तो रियलिज्म भी टाइम के साथ साथ एडजस्ट हो रहा है। क्लासिकल, साइंटिफिक और नियो क्लासिकल, ये 3 है। और आज हम देखेंगे कि क्लासिकल रियलिज्म क्या होता है। उसको फिनिश करके फिर नेक्स्ट में हम साइंटिफिक और फिर नियो क्लासिकल पे जाएंगे। सबसे पहली बात जो समझने की है वो ये है कि रियलिज्म कोई नई थीरी नहीं है, ठीक है। रियलिज्म थीरी से ज़्यादा, थीरी यानी थ्योरेटिकल फॉर्म में ये बहुत लेट आया है, लेकिन थीरी से ज़्यादा ये प्रैक्टिकल अफेयर्स थे। प्रैक्टिकली स्टेट क्राफ्ट या स्टेट के जो मामलात थे, जो इश्यूज थे, वो क्लासिकल ग्रीक स्टेट्स भी हो सकती हैं, वो मॉडर्न स्टेट्स भी हो सकती हैं। उनको सबकॉन्शियसली जो चीज़ गाइड करती थी, ठीक है, जो पॉलिसीज बनती थी, वो रियलिज्म ही की लेंस से हम उसको समझ सकते हैं। आज हम कहते हैं कि ये रियलिज्म है, एज अ थ्योरी इसको एक्सप्लेन करता है, लेकिन उस वक़्त उन्हें पता भी नहीं था कि ये रियलिज्म है जो कुछ हम कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये एक पार्ट है ह्यूमन नेचर का, क्योंकि ये एक तरह से कॉमन सेंस है, कि जिस वक़्त आपको कोई थ्रेट फील होती है, उस वक़्त आप सारी मोरालिटीज़, सारे एथिक्स, हर चीज़ भूल जाते हो। बेसिक जो हमारी इंस्टिंक्ट है इंसानों की, और शायद कुछ एनिमल्स की भी, वो सर्वाइवल है, ठीक है। कि सर्वाइवल से बढ़कर हमें और कुछ नहीं चाहिए होता। सर्वाइवल हमें इंश्योर होता है, उसके बाद फिर हम किसी नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। तो क्लासिकल जो रियलिज्म है उसमें हम देखेंगे कि जो अर्ली रियलिस्ट थे उसमें कुछ नाम आपको जो है वो नजर आएंगे।
मुश्किल नाम है। थ्यूसिडाइड्स है, मैकियावेली है, हॉब्स है, मॉर्गन था है, और भी काफी सारे होंगे, लेकिन सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए कि जो क्लासिकल, जिनको हम क्लासिकल रियलिस्ट कहते हैं, ठीक है, प्रैक्टिस की बात नहीं, जो क्लासिकल रियलिस्ट थोड़े बहुत थ्योरी में हमें नजर आते हैं, वो कौन है? आपने एवोल्यूशन ऑफ स्टेट में या किसी और कोर्स में जो है वो ग्रीक सिटी स्टेट्स को टच किया था? ठीक, एवोल्यूशन ऑफ स्टेट में किया था ग्रीक सिटी स्टेट्स को। ग्रीक सिटी स्टेट्स को अगर आपने टच किया हो तो आपको वहां पे उनकी वॉर्स भी नजर आई होंगी। ग्रीक्स की जो वॉर्स होती थी, उनमें से होती काफी सारी थी, ग्रीक्स की पर्शियंस के साथ, ग्रीक्स की आपस में, लेकिन उनमें से जो एक फेमस वार है जिसे पेलोपिनेसियन वार्स कहते हैं, ठीक, किसकी? हाँ, मुश्किल नाम है, चलो ग्रीक है। उसको एक स्कॉलर ने, जिसको हम थ्यूसिडाइड्स कह रहे हैं, उसने उसकी हिस्ट्री लिखी है, उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, ठीक है। तो अगर आप उसका अकाउंट पढ़ें उस स्कॉलर का कि वो वॉर्स को कैसे एक्सप्लेन कर रहा है, और वो कैसे बता रहा है कि कुछ जो ग्रीक सिटी स्टेट्स हैं वो वीक हैं और कुछ जो ग्रीक सिटी स्टेट्स हैं वो पावरफुल हैं, ठीक है। और वीक और पावरफुल अल्टीमेटली जब आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो नतीजा जो होता है वो कन्फ्लिक्ट होती है। तो ये जो ग्रीक वॉर्स हो रही हैं, पेलोपोनेसियंस वॉर्स हो रही हैं, ये एक वजह उनकी ये है कि ये आज हम कह रहे हैं, इसको हम इस तरह समझें कि पावर डिस्पैरिटी है, ठीक है। कुछ वीक हैं, कुछ स्ट्रांग हैं, और वीक जो होते हैं उनको अल्टीमेटली स्ट्रांग की बात जो होती है वो सुननी पड़ती है, स्ट्रांग के आगे जो होता है वो अपना सर झुकाना पड़ता है। और आपकी एक बड़ा फेमस डायलॉग जो है वो आपकी बुक में भी है, दिया हुआ है, अगर आप देखें अपना 3.2 बॉक्स चैप्टर 3 में, तो बेसिकली जो दो सिटी स्टेट्स हैं वो जब आपस में लड़ रही हैं तो जो वीक है वो स्ट्रांग से एक अपील कर रही है, रहम की, जस्टिस की, ठीक है, कि हमें नुकसान ना पहुंचाओ, हमें तबाह मत करो, जस्टिस कोई चीज़ होती है, अदल कोई चीज़ होती है, मर्सी करो हम पे, ठीक? तो उसका जवाब जो है वो थ्यूसिडाइड्स ने नोट किया हुआ है कि आगे से उसको जवाब क्या मिलता है। तो उसका जवाब कुछ इस तरह का था कि द स्टैंडर्ड ऑफ जस्टिस डिपेंड्स अपॉन द इक्वालिटी ऑफ पावर टू कंपेल, and that in fact the strong do what they have the power to do and the weak accept what they have to accept। यानी एक तरफ आपको कोई कोई बंदा, कोई स्टेट प्ली कर रही है, ठीक, कि मुझे नुकसान ना पहुंचाओ, मेरे साथ जो है वो आप ताकतवर हो, ऐसा ना करो, और उसका जवाब इसने नोट किया कि जो स्ट्रांग है वो करता है जो स्ट्रांग कर सकता है, ठीक है, और वीक जो है उसको अल्टीमेटली ये चीज़ एक्सेप्ट करनी पड़ती है, ठीक। और इसको हम बाद में देखेंगे कि ये चीज़ रियलिस्ट की थॉट में कैसे मोरालिटी जो है वो आके डिस्कस होती है। हम क्योंकि मॉरल बीइंग्स हैं ना, इंसान, ठीक है, तो हमारा एक कंसर्न जो है वो मोरालिटी भी होता है, या एथिक्स भी होते हैं, कि क्या ये एथिकली सही है कि आप स्ट्रांग हो और आप जो है सिर्फ स्ट्रांग होने के बल पे किसी वीक को आप जो है वो हार्म करो, ठीक। इंडिविजुअली आप इन चीज़ों पे यकीन नहीं रखते अक्सर, ठीक है,
एज्यूम करता हूँ मैं नहीं रखते होगे आप। तो यही चीज हम एक तरह से एक्सपेक्ट करते हैं कि स्टेट भी ऐसा करेगी। और ये हम आगे जाके देखेंगे कि जिस वक्त ये मोरालिटी आपके प्राइवेट स्फेयर से ट्रांसफर होती है पब्लिक स्फेयर में या स्टेट के स्फेयर में, तो उस वक्त ये मोरालिटी स्टेट पे अप्लाई नहीं होती। जो चीजें आप इंडिविजुअली कह सकते हो, वो स्टेट उन चीजों पे बिलीव नहीं करती, या स्टेट को नहीं करना, प्रैक्टिस नहीं रही। ठीक है, एथेंस ने नहीं किया, स्पार्टा ने नहीं किया। ठीक है, और रियलिस्ट जो है हम देखेंगे कि इस पॉइंट पे बहुत स्ट्रेस करते हैं कि मोरालिटी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एग्जिस्ट नहीं करती। अगर आप एक साइड पे आपकी सिक्योरिटी है और एक साइड पे मोरालिटी है, तो आपने हमेशा सिक्योरिटी की साइड लेनी। इसका ये मतलब नहीं है कि इंसान मॉरल बीइंग नहीं है या स्टेट जो है वो मोरालिटी को कंसीडर नहीं करती, वो करती है। लेकिन जिस वक्त अल्टीमेट ट्रेड ऑफ आता है कि एक तरफ स्टेट की सिक्योरिटी है और एक तरफ मोरालिटी है, ठीक है, तो उस वक्त स्टेट जो है वो मोरालिटी को सेक्रीफाइस कर देगी। तो शुरू से ही ग्रीक्स, इवन ग्रीक से पहले, ग्रीक्स हम इसलिए पढ़ते हैं कि ये वो अर्लीस्ट रिकॉर्डेड हिस्ट्री है जो हमारे पास मौजूद है, डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में मौजूद है। ठीक है, तो पहले दिन से ही आपको जो वॉर्स और जो उसकी हिस्ट्री और जो चीजें नजर आ रही हैं उसके बीच में से जो आप विजडम ड्रा कर रहे हो, ठीक है, वो बेसिकली हम देखेंगे कि वो रियलिस्ट की थियरी को, उनके पर्सपेक्टिव को वो सपोर्ट करता है कि शुरू से ही ग्रीक स्टेट्स इस वक्त होती थी, अभी मॉडर्न स्टेट्स आई भी नहीं है, उनकी वॉर्स होती थी, उस वक्त भी मोरालिटी का कोई बीच में अमल दखल नहीं होता था। उस वक्त भी पावर जो होती थी वो डिटरमिन करती थी कि जस्टिस क्या है। ठीक है, तो मैंने कहा कि रियलिज्म जो है ये इसकी प्रैक्टिस पहले दिन से शायद जारी है। पहले दिन से शायद जो है वो किसी ताकतवर ने किसी कमजोर को मारा हो, सिर्फ इसी बेस पे मारा हो कि वो ताकतवर है और वो मार सकता है। ठीक, और ग्रीक से अगर हम आगे आए थोड़ा सा अपनी हमारी जो मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट होती है 14-15 सेंचुरी से, वहाँ पे आए तो वहाँ पे हमें एक और स्कॉलर मिलते हैं, निकोलो मैकियावेली। ये आपने जो कोर्स पढ़ा था पॉलिटिकल थॉट का, उसमें पढ़ा था मैकियावेली को? कैसी थॉट्स थी इनकी? पॉलिटिक्स इज कांस्टेंट स्ट्रगल फॉर पावर, ऐसा ही। तो अगर आप मैकियावेली का कॉन्टेक्स्ट देखें, इसकी हिस्ट्री देखें कि मैकियावेली किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा है। ठीक है, हमने कल डिस्कस किया था कि रियलिज्म जो है वो ट्रबलेंट पीरियड्स में, ऐसे पीरियड्स जिसमें इनसिक्योरिटी होती है और अनसर्टेनिटी होती है और वॉर जो होती है वो एक लूमिंग थ्रेट होती है, कभी भी हो सकती है, या बहुत जो होता है वो इंस्टेबिलिटी होती है, उस पीरियड में रियलिज्म जो होता है वो हमें अच्छी गाइड प्रोवाइड करता है, उसकी लेंस से हम चीज़ें समझ सकते हैं। तो अगर आप मैकियावेली का पीरियड देखें, जिस दौर में मैकियावेली पैदा हुआ है या जिस जिस दौर में उसने जो है वो होश संभाला है, वो इटली का 16th सेंचुरी वो पीरियड है जिस वक्त इटालियन सिटी स्टेट्स, आज का जो इटली है वो उस वक्त सिटी स्टेट्स होती थी, इटालियन छोटी छोटी 4-5 स्टेट्स होती थी। और उस वक्त यूरोपियन अफेयर्स ऐसे थे कि यूरोप जो है वो कांस्टेंट एक जंग में, टर्मोइल में वो फंसा हुआ था। आपस में इनकी यूरोपियन वॉर्स हो रही थी, जंगें हो रही थी, और मुख्तलिफ टेरिटरीज पे मुख्तलिफ जो थी पावर्स वो क्लेम कर रही थी।
किसी जगह फ्रांस थी, किसी जगह होली रोमन एम्पायर थी, किसी जगह स्पेन और पुर्तगाल थे। ये यूरोप में अपनी अपनी टेरिटरीज क्लेम कर रहे थे। इन सब में वीक जो था वो यही था, जो सिटी स्टेट्स हैं इटालियन। उनमें से एक सिटी स्टेट थी, मेरा ख्याल है फ्लोरेंस, उसमें थे ये मैकियावेली साहब। तो जिस वक्त उस पे भी कब्जा हो गया या उस पे भी जो है वो इंस्टेबिलिटी स्टार्ट हो गई और इस बेचारे को जो है वो वहां से भागना पड़ा, उस वक्त इसने एग्जाइल में बैठ के अपनी बुक लिखी, द प्रिंस। ठीक है। और द प्रिंस में मैकियावेली ने अपने प्रिंस को मशवरे दिए में सिर्फ। ठीक है। और उसका कॉन्टेक्स्ट यही है कि आपकी स्टेट नहीं रही। ठीक है। और अब आप बैठ के ये देख रहे हो कि जिन लोगों की स्टेट रही है या जो लोग पॉलिटिक्स में वॉरफेयर में सक्सेसफुल रहे वो कैसे रहे। तो वहां से उसने विजडम ड्रॉ किया कि पॉलिटिक्स जो होती है ये बड़ी ब्रूटल गेम होती है, पावर गेम होती है, इसमें एथिक्स नहीं होते, इसमें मोरालिटी नहीं होती। और वो अपने प्रिंस को जो है वो एडवाइस कर रहा है कि कहीं पे आपको जो है वो शेर की तरह स्ट्रांग बनना पड़े तो वो बने, हो कहीं आपको फॉक्स की तरह चालाक बनना पड़े, कनिंग पॉलिटिक्स करनी पड़े, वो करो। अल्टीमेट गोल आपका जो है वो स्टेट है। ऐसा ही है ना। तो सुप्रीम पॉलिटिकल वैल्यू जो है वो मैकियावेली कहता है कि वो इंडिपेंडेंस है। ठीक। इंडिपेंडेंस और नेशनल फ्रीडम। अगर इंडिपेंडेंस और नेशनल फ्रीडम नहीं है तो बाकी जितनी भी वैल्यूज हैं, एथिक्स उस वक्त भी थी और स्पेशली क्रिश्चियन एथिक्स, तो ये बहुत बड़ा क्रिटिक था क्रिश्चियन एथिक्स का, इसी को लेके अपनी स्टेट को लेके कि इन एथिक्स से क्रिश्चियनिटी में आपको पता है एक वो है सेइंग है कि अगर कोई आपके एक गाल पे मारे तो आप उसके सामने दूसरा गाल कर दो। ऐसी है ना क्रिश्चियनिटी में, ये वैसे ही जनरली एथिक्स में, मोरालिटी में, रिलीजियस थिंकिंग में ऐसी आपको जो है वो एथिकल एक्सियम्स मिल जाएंगे, सेइंग्स मिल जाएंगी। ठीक है। कि आपको अगर कोई मारे तो उसके साथ आपने, कोई आपके साथ बुराई करे तो उसके साथ बुराई नहीं करनी, आपने उसके साथ अच्छाई करनी है। ठीक। तो ये सारे क्रिश्चियन एथिक्स हैं, अच्छी अच्छी बातें, और ये उन सबको क्रिटिसाइज कर रहा है कि ये क्रिश्चियन एथिक्स, ये अच्छी अच्छी बातें, ये जिस वक्त अल्टीमेट हमारा गोल आता है स्टेट सर्वाइवल का, फ्रीडम का, सिक्योरिटी का, उस वक्त ये हमारे किसी काम की नहीं होती। तो सबसे पहले हमने जो है वो कनिंग होना है, हमने मोरालिटी को, इन सारी चीज़ों को साइड पे रखना है, क्योंकि दुनिया जो है वो बड़ी डेंजरस प्लेस है। और दुनिया से मतलब जो पॉलिटिक्स है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, वो बड़ी डेंजरस है। वहां पे आप जो है इन मोरालिटीज के साथ, एथिक्स के साथ सर्वाइव नहीं कर सकते। तो आपके सामने एक पिक्चर ड्रा हो रही है कि कैसे जब भी ऐसा टाइम आया है, जब भी वॉर्स हुई हैं, जितने भी फिलोसफर्स हैं, जितने भी जो हैं वो स्कॉलर्स हैं, वो जो वहां से विजडम ड्रॉ कर रहे हैं, वो सारा विजडम इसी आर्गुमेंट को सपोर्ट कर रहा है। जो आर्गुमेंट आगे हम देखेंगे रियलिज्म के कोर अजम्पशंस जाके बनेंगी। यही चीज़ें यहाँ से जो हम विजडम एक्सट्रैक्ट करेंगे इन सारी बातों से, उस पे फिर रियलिज्म की वो फाउंडेशन खड़ी होगी। रियलिज्म उन सब को अपनी फाउंडेशन में, अपनी अजम्पशंस के तौर पे लेगा। ठीक है। और उस पे फिर रियलिज्म की पूरा स्ट्रक्चर खड़ा होगा। उससे आगे अगर आप आ जाएं, हमारे एक और फेमस जो है वो स्कॉलर हैं थॉमस हॉब्स, ये भी पढ़े होंगे आपने। इनकी क्या चीज सबसे अच्छी थी? हम्म। ऐसा ही है। ठीक। एग्रीमेंट हो गया। थॉमस हॉब्स अर्ली फिलोसफर है, पहला वो फिलोसफर है एक तरह से जिसने इंग्लिश में लिखा है।
ठीक है। इससे पहले मैकियावेली हो गया और हो गए। हाँ, ये ट्रेडिशन नहीं था उस वक्त, इंग्लिश जो थी वो लैंग्वेज नहीं थी लिटरेचर की। ये थॉमस हॉब्स और शेक्सपियर और ये सारे यहाँ से आके, थॉमस हॉब्स हमें इंग्लिश लिटरेचर में उस दुनिया में एक तरह से पहला फिलोसफर मिलता है जिसने इंग्लिश में जो है ये अपनी फिलॉसफी की है। बुक जो इसकी थी सबसे फेमस, लेवियाथन। तो एक इस चीज के लिए, दूसरा ये कि जो इसने इनसाइट्स ड्रॉ किए हैं अपनी फिलॉसफी में ह्यूमन नेचर को लेके, बेसिकली ये अगेन आप देखेंगे ये चीज जो है ये यूनिवर्सल आपको हर जगह नजर आएगी कि ना सिर्फ थीरीज जो थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव्स हैं, बल्कि हमारी और फिलोसफर्स की थिंकिंग भी होती है, ये कंटेक्चुअल होती है। जिस इरा में कोई फिलोसफर, कोई बंदा अपनी आंख खोलता है, जिन हालात में वो अपने आप को पाता है, उसका माइंड उसी तरह कंडीशन होता है। यानी फिलोसफर्स जिन क्वेश्चंस पे सोचते हैं, वो क्वेश्चंस जो होते हैं वो उनके टाइम ने प्रोवाइड किए हुए होते हैं। ठीक है। इसलिए कोई भी फिलोसफर जो होता है वो अपने टाइम से एडवांस नहीं सोचता। ठीक है। क्योंकि वो क्वेश्चन अभी आया ही नहीं होता, वो क्वेश्चन रेज ही नहीं हुआ होता। तो थॉमस हॉब्स का अगर आप पीरियड देखेंगे इंग्लैंड का, तो ये भी बहुत ट्रबलेंट पीरियड है। इंग्लैंड में रेवोल्यूशंस हो रही हैं और क्राउन के खिलाफ जो है वो बगावत हो रही है, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। और इन सब में ये देख रहा है कि हमारी सोसाइटी जो है वो किस तरह डैमेज हो रही है। हमारा जो बेसिक फैब्रिक है सोसाइटी का, लोग आपस में अच्छे तरीके से रह रहे थे, अब जब हमारे ऊपर क्राउन या अथॉरिटी नहीं रहेगी तो हमारा क्या होगा। तो ये एक तरह से पहले फिलोसफर्स में से है जिसने आके अथॉरिटी को जस्टिफाई किया। ठीक है। स्टेट बेसिकली एक अथॉरिटी का नाम है। तो आपके ऊपर आके, मेरे ऊपर आके उसने अथॉरिटी को जस्टिफाई किया सोशल कॉन्ट्रैक्ट के जरिए। और उसने अपने आर्गुमेंट की बेस जो है वो स्टार्ट की ह्यूमन नेचर से, कि ह्यूमन नेचर बेसिकली अच्छी नहीं होती। ठीक है, इवल होती है। अगर आपके ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं होगी तो सारे ह्यूमंस जो हैं वो बेसिकली एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे होंगे। ठीक है, जिसको वो कहता है वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल, ऐसा ही है ना। तो अब इस वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल से निकलने का तरीका उसने बताया कि अगर आप इन सारों से निकलना चाहते हो बाहर, तो आपको एक अथॉरिटी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। ठीक है। और वो अथॉरिटी जिस वक्त आप एक्सेप्ट करोगे तो आपका जो बेसिक सर्वाइवल है वो इंश्योर हो जाएगा। जो स्टेट ऑफ नेचर जिसको ये थॉमस हॉब्स कहता है, उस स्टेट ऑफ नेचर में आपकी जो सबसे पहली बेसिक रिक्वायरमेंट है, आपकी एग्जिस्टेंस, आपका सर्वाइवल, उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो आपको, यानी मैंने बताया कि ह्यूमन इंस्टिंक्ट जो है या एनिमल इंस्टिंक्ट भी, वो सबसे पहले अपने सर्वाइवल की बात करती है, सोचती है। तो जिस वक्त आप अथॉरिटी को एक्सेप्ट करोगे, उस वक्त आप बेसिकली कुछ ट्रेड ऑफ कर रहे होगे। तो ये बड़ा क्लासिकल आर्गुमेंट है, आप इसको जो है वो रिलेट कर सकते हो स्टेट से। जो इंडिविजुअल लेवल पे, सोशल लेवल पे, डोमेस्टिक लेवल पे हमें सोल्यूशन मिलता है सिक्योरिटी का, मेरी जो कम्युनिटी है, मेरी जो सोशल ग्रुपिंग है, मेरी जो नेशन है, मेरी जो स्टेट है, स्टेट तो खैर अभी नहीं बनी, मेरे जो ग्रुप है, अगर वो स्टेट ऑफ नेचर में रह रहा है और उसको सरवाइव करने के लिए, इंश्योर करने के लिए सर्वाइवल उसका, उसको स्टेट की ज़रूरत है। और इसी स्टेट को वो लेवियाथन कहता है, जो उसकी बुक का नाम है लेवियाथन। ये बेसिकली एक बिब्लिकल मॉन्स्टर का नाम है। यानी बाइबल में, बाइबल की जो स्टोरीज हैं उसमें एक जो मॉन्स्टर है उसका नाम लेवियाथन भी है। तो ये हॉब्स इसको अच्छा कंसीडर नहीं कर रहा है, ये मॉन्स्टर। ठीक है, जो अथॉरिटी आप एक्सेप्ट कर रहे हो, है ये मॉन्स्टर, है ये बुरी चीज, लेकिन ये आपके सर्वाइवल के लिए जरूरी है।
तो डोमेस्टिक एरिना में आपने जैसे ये एक्सेप्ट की, आपका सर्वाइवल जो है वो इंश्योर हो गया। ठीक, मेरा सर्वाइवल मेरी कम्युनिटी में, आपका सर्वाइवल आपकी कम्युनिटी में, और हम सब ने स्टेट्स बना ली। ये सारी हमारी पॉपुलेशन है दुनिया में, ठीक है। ये सब स्कैटर्ड हुई हुई हमारी पॉपुलेशन है, ठीक है। यहां पे आपने स्टेट बना ली, यहां पे स्टेट बना ली, यहां पे स्टेट बना ली, यहां पे स्टेट बना ली, ये स्टेट बना ली, ये स्टेट बना ली, इन सब का इशू रिजॉल्व हो गया। अब इन्हें मजीद जो है वो इनसिक्योरिटी नहीं है, ठीक। लेकिन अब इससे जो है वो प्रॉब्लम क्या क्रिएट हुआ है, इन इंडिविजुअल्स पे तो हमने अथॉरिटी कायम कर दी, ठीक है, लेकिन ये जो कलेक्टिविटी ऑफ स्टेट्स बनी, इनके ऊपर कोई अथॉरिटी कायम नहीं हुई। तो एक प्रॉब्लम हमने रिजॉल्व किया और दूसरा प्रॉब्लम जो है उससे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो वजूद में आ गया, ठीक? वो स्टेट ऑफ नेचर इंडिविजुअल लेवल पे जिससे हमने एस्केप किया स्टेट बना के, वो अब स्टेट ऑफ नेचर इंटरनेशनल लेवल पे एग्जिस्ट करती है, ठीक है। जहां पे वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल इंडिविजुअल्स की थी, वहां पे अब वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल स्टेट्स की है, कि एक हम इशू रिजॉल्व करते हैं और उसके जवाब में हमें जो है वो और काफी सारे इशू जो है वो इमर्ज हो जाते हैं। तो यहां तक हमने क्या विजडम एक्सट्रैक्ट किया इस सारे से, यानी हिस्ट्री ने और इन स्कॉलर्स ने और इन प्रैक्टिकल इवेंट्स ने हमें क्या बताया। जो बताया है हमें अभी तक, उसी को आके ये जो स्कॉलर है ये और ज्यादा फॉर्मुलेट करके थ्योरी की शेप में ले आएगा। यहां से हम रियलिज्म की थ्योरी स्टार्ट कर देंगे। अभी तक ये स्कॉलर सारे जो बातें कर रहे हैं वो सारी बातें हैं वही जो रियलिज्म को सपोर्ट कर रही हैं, लेकिन अभी तक फॉर्मल रियलिज्म स्टार्ट नहीं हुआ, ठीक है। अभी सिर्फ हम हिस्ट्री देख रहे हैं कि हिस्ट्री में ये आइडिया, ये प्रैक्टिसेस कैसे हमेशा से प्रिवेल करती रही हैं। तो जब हम यहाँ पे पहुंचेंगे मॉर्गेंथा पे, हम देखेंगे कि ये सारी चीजें, इन्हीं सारी विजडम को वो एक्सट्रैक्ट करके इन्हीं पे जो है कुछ अपने प्रिंसिपल्स दे देगा। जो हमारे पास सबसे पहले जो है वो इसके प्रिंसिपल्स आ जाएंगे, प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिकल रियलिज्म, ठीक है। तो ट्रेडिशनली वहां से रियलिज्म स्टार्ट होता है, मॉर्गेंथा से क्लासिकल रियलिस्ट है। लेकिन इसके पीछे आपको जो है वो थोड़ी सी डिटेल हिस्ट्री पता होनी चाहिए कि इसने ये जो अपने प्रिंसिपल्स दिए या अजम्पशंस दिए रियलिज्म की, ये कोई हवा से नहीं आ गई, ठीक है। इसके पीछे पूरी हिस्ट्री खड़ी है, इसके पीछे पूरी प्रैक्टिस खड़ी है। मॉर्गेंथा हमने डिस्कस किया था कल, आपको थोड़ा सा बताया था कि ये वो पहला स्कॉलर है एक तरह से जिसने आके 1940s में जो इसकी बुक थी पॉलिटिक्स अमंग नेशंस, उसमें इसने आके इस सारी बातों को एक थ्योरेटिकल शक्ल दी थी, ठीक है। पहला फिलोसफर जिसने आके रियलिज्म को आके जो है वो एक थ्योरेटिकल फॉर्म में लेके आया है। तो जब भी आप क्लासिकल रियलिज्म पढ़ेंगे तो आपको जो है वो उसके 6 प्रिंसिपल सबसे फेमस इसके कि रियलिज्म की 6 अजम्पशंस क्या हैं या क्लासिकल रियलिज्म के 6 प्रिंसिपल्स क्या हैं, ठीक है। वो अजम्पशंस जिनके ऊपर रियलिस्ट थॉट खड़ी है।
ह्यूमन नेचर जो है वो आप उसको चेंज नहीं कर सकते, और ये हमें पता है कि ये किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा है, ठीक है। इससे पहले जो लिबरल्स ने बातें की थी ह्यूमन नेचर को चेंज करने की, ये मैं बता रहा कि ह्यूमन नेचर जो है वो अनचेंजिंग है, आप उसे चेंज नहीं कर सकते। और पॉलिटिक्स बेसिकली जो है वो ह्यूमन नेचर का फंक्शन है, ठीक है। पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स मतलब ये कि मेरा और आपका इंटरेक्शन, ठीक है, या स्टेट्स का आपस का इंटरेक्शन, वो जिस चीज पे बेस करता है, जो चीज उसको मोटिवेट करती है, वो ह्यूमन नेचर होती है, ठीक। तो ह्यूमन नेचर अनचेंजिंग है, और पॉलिटिक्स जो है वो बेस करती है ह्यूमन नेचर पे, ठीक। सेल्फ इंटरेस्ट, ठीक, ये सुप्रीम वैल्यू है। जब आप इसको इंडिविजुअल पे अप्लाई करते हो तो उस वक्त इंडिविजुअल का सर्वाइवल, और जब आप इसे स्टेट पे अप्लाई करते हो तो उस वक्त नेशनल इंटरेस्ट, ठीक। लेकिन जिस वक्त स्टेट इंटरेस्ट की बात आती है तो वो फिक्स्ड नहीं होता, ठीक। अगर आपकी स्टेट अभी वीक है, उसका इंटरेस्ट जो है वो सिर्फ सर्वाइवल है, लेकिन जैसे जैसे वो स्ट्रांग होती जा रही है उसका इंटरेस्ट चेंज होता जाता है। तो नेशनल इंटरेस्ट कभी भी आप जो है वो समझे बगैर डिफाइन नहीं कर सकते। ये एक तरह से वेग टर्म है नेशनल इंटरेस्ट। नेशनल इंटरेस्ट के नाम पे काफ़ी सारी चीज़ें जो होती हैं वो की जाती हैं कि नेशनल इंटरेस्ट में। जो पहले दिन से रोज अव्वल से डिस्कस हो रहा था कि प्राइवेट स्फेयर में एथिक्स मैटर करते होंगे, पब्लिक स्फेयर में स्टेट की जब बारी आती है, स्टेट क्राफ्ट जब होता है, लीडर जब होता है, उसके लिए एथिक्स डिफरेंट होते हैं। सेम प्रिंसिपल्स, सेम स्टैंडर्ड्स जो आप एक इंसान पे अप्लाई करते हो एथिक्स के, वो आप स्टेट पे नहीं कर सकते, ठीक है। स्टेट को कभी भी आप जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते, जिन ग्राउंड पे आप किसी इंडिविजुअल को रिस्पॉन्सिबल ठहराते हो। आप किसी स्टेट पे अपनी आइडियोलॉजी जो है वो इम्पोज नहीं कर सकते, अनलेस कि आप इतने केपेबल हो, आप इतने पावरफुल हो, ठीक है। जो लिबरलिज्म बात कर रहा था आइडियाज की, डेमोक्रेसी की, एथिक्स की, कोऑपरेशन की, ठीक, तो उस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है कि इतना इजी नहीं है, ये नेचुरल नहीं है कि आप जो है वो अपनी आइडियोलॉजीज दूसरी स्टेट्स पे इम्पोज करना शुरू हो जाओ, या दूसरी स्टेट्स इसको इजीली एक्सेप्ट करना शुरू हो जाएं। फिर स्टेट क्राफ्ट की बात आती है कि स्टेट क्राफ्ट जो है वो कैसी एक्टिविटी है, ठीक, कि स्टेट क्राफ्ट में आपको इस एक्टिविटी में आपको अपना सेल्फ इंटरेस्ट
और एथिक्स, यानी जो लीडर होता है वो जैसा मैकियावेली ने कहा था कि वो कनिंग होना चाहिए, उसको अपने इंटरेस्ट को फॉलो करना चाहिए, उसके सामने जो प्राइम सुप्रीम वैल्यू है वो उसकी इंडिपेंडेंस है, वो उसका सर्वाइवल है। ठीक है, तो इन बेसिस पे ये क्लासिकल रियलिज्म जो है 1930s में, उसकी जो अजम्पशंस थी वो ये थी कि ह्यूमन नेचर कैसी होती है, पॉलिटिक्स जो होती है उसको क्या चीज़ गाइड कर रही होती है, एथिक्स जो होते हैं उनकी क्या प्लेस होती है दुनिया में। और हम आगे चल के देखेंगे कि जिस वक्त नियो रियलिज्म आएगा या साइंटिफिक रियलिज्म आएगा, वो इनमें से कुछ चीज़ों को रिप्लेस कर देगा। ठीक है, क्योंकि आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे कि इनमें से अक्सर बातें जो हैं वो आप प्रूव शायद नहीं कर सकते। अगर मैं आपको, क्योंकि ह्यूमन नेचर जो होती है वो अनचेंजिंग होती है, आप मुझे शायद 100 एग्जांपल्स दे दोगे जिसमें ह्यूमन नेचर चेंज हुई होगी। कोई बंदा होगा वो शुरू में बहुत अच्छा होगा, बाद में ख़राब हो गया होगा। कोई बंदा होगा जो शुरू में बहुत ख़राब होगा, बाद में आखिरी टाइम पे जाके चेंज हो गया होगा। ऐसी बेशुमार एग्जांपल्स होंगी आपके पास देने के लिए। तो ये अजम्पशन मेरी जो है वो ज़्यादा देर तक कायम नहीं रहेगी। इसी तरह और भी काफ़ी सारी चीज़ें जिनको आप शायद जो है वो साइंटिफिकली मेथडोलॉजिकली प्रूव ना कर सकूं। तो नेक्स्ट जब इसका वर्जन आएगा रियलिज्म का, तो वो सिर्फ अजम्पशंस उसकी ऑलमोस्ट यही रहेंगी। ठीक है, वो इन अजम्पशंस को थोड़ा सा जो है वो साइंटिफिक कर देगा। तो जब हम स्टेट्स पे आते हैं, यानी ये सारी अजम्पशंस को जिस वक्त हम स्टेट्स पे अप्लाई करते हैं, तो कुछ ऐसी पिक्चर हमारे सामने आती है। इंटरनेशनल रिलेशंस में जो की एक्टर्स हैं वो स्टेट्स हैं। ठीक है, ये हम आगे जाके जब इसको कंट्रास्ट करेंगे लिबरलिज्म से, तो हम देखेंगे कि ये एक की डिबेटिंग पॉइंट रहा है लिबरलिज्म और रियलिज्म के बीच में। लिबरलिज्म स्टेट्स के अलावा और भी एंटिटीज को, इंडिविजुअल्स को, इंस्टीट्यूशंस को वैल्यू देता है। जैसे आपने एक एग्जांपल इसकी देखी थी लास्ट लेक्चर में, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लीग ऑफ नेशंस बनाई गई थी। ठीक, तो रियलिस्ट कहते हैं आप जितनी मर्जी ऑर्गेनाइजेशंस बना लें, जो प्राइम एक्टर है, जो मेन एक्टर है इंटरनेशनल रिलेशन का, वो हमेशा स्टेट रहेगी। और फिर स्टेट के जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हम बता रहे हैं कि वो पावर के पीछे भागती है, वो सब बेसिकली जो क्लासिकल रियलिज्म है इसमें वो ह्यूमन नेचर से आ रहे हैं। क्योंकि ह्यूमन नेचर में पावर जो है उसकी लस्ट है, उसको पावर चाहिए, अपने सर्वाइवल के लिए उसको पावर चाहिए। ठीक है, यही ह्यूमंस जब कंबाइन होकर स्टेट बनाते हैं तो ये चीज स्टेट में भी एग्जिस्ट करती है, स्टेट के डीएनए में भी आ जाती है। तो अगर आपने ह्यूमन बिहेवियर समझना है, ठीक, जैसे स्टेट ऑफ नेचर में ह्यूमन बिहेवियर जो है वो हमें पावर से ही समझ में आता था। जब तक ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं आई थी उस वक्त तक जितनी भी लड़ाइयाँ होती थी स्टेट ऑफ नेचर में, उसको हम पावर से समझते थे। ठीक, पावर पॉलिटिक्स हो रही है, वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल हो रही है। तो यही चीज अब स्टेट्स में आ गई है कि स्टेट बिहेवियर अगर आपने समझना है तो स्टेट बिहेवियर समझने के लिए पावर जो है वो बहुत अच्छा इंडिकेटर है। और स्टेट जब दूसरी स्टेट के साथ बिहेव करती है, जिसको हम फॉरेन पॉलिसी कहते हैं, या बातें करती है दूसरी स्टेट के साथ, तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव जो होता है वो होता है कि अपना नेशनल इंटरेस्ट एडवांस किया जाए। और ये हम देखेंगे, हम कंट्रास्ट करेंगे लिबरल से, कि जिस तरह लिबरल्स कह रहे थे कि
स्टेट जो होती है कभी कोऑपरेट भी करती है, वो उसका नेशनल इंटरेस्ट जो है वो जिस तरह रियलिस्ट डिफाइन करते हैं सिक्योरिटी से, वैसा नहीं होता। स्टेट्स जो होती हैं वो अल्ट्रुइस्टिक भी होती हैं, वो अच्छी भी होती हैं, वो आपकी और मेरी भलाई के लिए कोऑपरेट भी करती हैं। हाँ जी, आप लोगों के कोई क्वेश्चंस? एग्जैक्ट रियलिज्म का क्या पॉइंट क्या है? रियलिज्म दुनिया कैसे, यानी स्टेट्स कैसे बिहेव कर रही हैं, उनको एक्सप्लेन करने की एक थ्योरी है। तो आईआर में हमारे सामने स्टेट का बिहेवियर है कि स्टेट कैसे बिहेव कर रही है, तो रियलिज्म उसमें से एक जवाब है। हाँ जी, जब हमने स्टार्ट की थी थीरीज तो हमने, मेरा ख्याल है, काफी स्ट्रेस इसी चीज पे किया था कि कोई ऑब्जेक्टिव चीज या नेचुरल लॉ और किसी थीरी में क्या फर्क होता है। ठीक है, मैंने किसी जगह पे ये नहीं कहा था कि ऐसा ही होगा और यही सच्चाई है और ऐसा ही होना चाहिए। ठीक है, अगर सच्चाई होती तो हम सिर्फ एक सच्चाई पढ़े होते, रियलिज्म, बस घर जाओ बात खत्म हो गई। एक सच्चाई नहीं है, इसका मतलब है हम इतनी ज्यादा चीजें पढ़ रहे हैं। हर कोई आके किसी दूसरे को चैलेंज कर रहा है। ठीक है, वो कह रहा है तुम्हारा दुनिया को देखने का, समझने का तरीका जो है वो सही नहीं है, मैं तुम्हें इससे अच्छा, इससे डिफरेंट तरीका बताता हूँ। इन सारे 5-10 तरीकों में से कौन सा अच्छा तरीका है हमें नहीं पता। ठीक है, लेकिन जब 5-10 तरीके हम पढ़ लेंगे तो एटलीस्ट हम किसी भी सिचुएशन को समझने के काबिल हो जाएंगे कि इस सिचुएशन को मुख्तलिफ तरीकों से या मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव से या मुख्तलिफ जावियों से कैसे समझा जा सकता है। किसी जगह पे वाकई पावर पॉलिटिक्स होती है। ठीक है, और किसी जगह पे शायद जो है स्टेट्स वाकई जो होती हैं वो जेन्युइनली लिबरल तरीके से इंटरेक्ट कर रही होती हैं, उनकी एड में कोई सिक्योरिटी इंटरेस्ट नहीं होता। तो दुनिया, मैंने आपको पहले बताया था कि आईआर इतनी कम्प्लेक्स या इतनी मुश्किल इसलिए है कि दुनिया इतनी मुश्किल है। कल क्या होगा आपको और मुझे नहीं पता। ठीक है, तो आईआर के साथ ऐसे ही होता है कि हर दफा इसे कोई नई सिचुएशन को एक्सप्लेन करने का टास्क दे दिया जाता है। जिस वक्त सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म हुई थी, किसी के वहम गुमान में भी नहीं था कि कोल्ड वार नाम की कोई चीज स्टार्ट हो जाएगी। तो जब स्टार्ट हुई तो उसको, वो भी दुनिया फंक्शन कर रही थी, उसको भी एक्सप्लेन करना पड़ा हमें। फिर जब कोल्ड वार खत्म हुई तो किसी एक स्कॉलर ने भी प्रिडिक्ट नहीं किया था कि कोल्ड वार खत्म हो जाएगी। वो ऐसा ही हुआ कि अचानक उठे सुबह और कोल्ड वार खत्म हुई थी। यूएसएसआर जो है वो डिजॉल्व हुआ था। फिर जब यूएसएसआर डिजॉल्व हुआ तो किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि दुनिया में कोई एक सुपर पावर एग्जिस्ट कर सकती है। एक नया टास्क मिल गया कि अब इस दुनिया को कैसे समझें जिसमें एक सुपर पावर एग्जिस्ट करती है। दुनिया की हिस्ट्री में हमें पता था कि मल्टीपल सुपर पावर्स एग्जिस्ट करती रही हैं, बैलेंस ऑफ पावर रहा है। कोल्ड वार में 2 सुपर पावर्स एग्जिस्ट करती रही हैं। ठीक है, कोल्ड वार जैसे खत्म हुई अचानक से एक सुपर पावर डिजॉल्व हुई, दूसरी जो है वो सोल सुपर पावर बन गई। अब दूसरी सुपर पावर इमर्ज हो रही है और तीसरी शायद एक और कोई इमर्ज हो रही है। तो सारी चीज़ें जो हैं ये इतनी कम्प्लेक्स हैं कि इनको एक्सप्लेन करना, एक तो सोशल वर्ड को एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल होता है, और एक ऐसी सोशल वर्ड जिसमें ये पूरी दुनिया की कम्प्लेक्सिटी हो, उसको एक्सप्लेन करना मुश्किल काम होता है। तो आपका जो टास्क है, जो हमारा टास्क है, वो बहुत मुश्किल है। ठीक है, अगर कोई एक ही बिहेवियर होता, कोई एक ही चीज़ होती, उस पर हम फोकस कर रहे होते, तो आज तक हम उसको एक्सप्लेन करके, उसकी कोई थ्योरी बना के, उसका कोई लॉ बना के हम अपने अपने घरों को चले जाते। दुनिया कम्प्लेक्स है और कम्प्लेक्सिटी में टाइम के साथ साथ ये कम्प्लेक्सिटी चेंज हो रही है, इंक्रीज हो रही है।
ठीक है। अनप्रिडिक्टेबिलिटी इतनी है कि हमें रोज कोई ना कोई नई चीज जो है उससे सामना करना पड़ता है। किसी को नहीं पता था एक दिन उठ के कुछ लोग जो है वो जाके जहाज बिल्डिंग में दे मारेंगे, नहीं पता था ना। जब मारा उनने तो एक और फिनोमिना टेररिज्म का इंटरनेशनल रिलेशन में स्टार्ट हो गया।